Hello dear students, how are you? I hope you are fine. Welcome to my channel Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic that is relating to CRPC. In the last previous class of CRPC, we have already completed up to section 2124 और हम जो चार्ज से रिलेटेड कंसेप्ट डिस्कस कर रहे थे, तो आज का नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन उसको डिस्कस करते हैं। ये क्या कहना चाह रहा है, देखिए कि बात कर रहा है इफेक्ट ऑफ एरर्स की, कि एरर हो जाता है। अगर मान लीजिए चार्ज फ्रेम करते समय अगर उसमें कोई एरर रह गया तो क्या इफेक्ट पड़ेगा उसका। तो कह रहा है नो से स्टार्ट हो रहा है ये बेयर प्रोविजन। नो एरर, कोई भी एरर जो है स्टेट कर रहा है, बता रहा है आइदर द ऑफेंस और द पार्टिकुलर्स रिक्वायर्ड टू बी स्टेटेड, या तो जिसमें ऑफेंस बताना है यानी कि एक ऑफेंस को डिस्क्राइब करना था चार्ज में, या उसके पार्टिकल्स आपने चार्ज में डिफाइन करने थे। एंड नो ओमिशन टू स्टेट द ऑफेंस और दोज पार्टिकल्स, और एक ऐसा ओमिशन हो गया है, ऐसी कमी रह गई है कि जिससे उस ऑफेंस को ढंग से डिफाइन ना किया गया और ना ही उसके पार्टिकल्स को। शैल बी रिगार्डेड एट एनी स्टेज ऑफ द केस एज मटीरियल, उसे जो है किसी भी स्टेज पर मटेरियल नहीं कहा जा सकता, आवश्यक नहीं कहा जा सकता। कि किसी भी प्रकार का अगर एरर हो जाता है किसी चार्ज फ्रेम के टाइम पर, तो नॉर्मली आप जो है उसके लिए किसी प्रकार का भी वो आवश्यक नहीं है किसी भी स्टेज पर। वो दोबारा से फ्रेम हो सकता है, कोई एरर रह गया उसको चेंज किया जा सकता है, अनलेस द एक्यूज वॉज इन फैक्ट मिसलेड, अगर एक्यूज उससे मिसलेड नहीं हुआ है तो। अगर एक्यूज मिसलेड हो गया, एक्यूज को ढंग से पता ही नहीं चल पाया कि जो चार्ज फ्रेम किया गया है उसके लिए वो कौन से एविडेंस लेके आए, वो मिसलेड हो चुका है, या वो एरर और ओमिशन वो इस प्रकार की एरर रह गई थी, एक कमी रह गई थी, गलती रह गई थी और एक ऐसा ओमिशन जो काम नहीं किया गया, एंड इट हैज ओकेजन्ड फेलियर ऑफ जस्टिस, या फेलियर ऑफ जस्टिस हो। अगर फेलियर ऑफ जस्टिस हो जाता है उस मामले में भी आप क्या कहोगे, आप ये मान के चलोगे कि फेलियर ऑफ जस्टिस हो गया है या एक्यूज मिसलेड हो गया है, तो उस टाइम में एरर का इफेक्ट पड़ेगा। अदरवाइज एरर का कोई स्पेसिफिक इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि साफ तौर पर प्रोविजन कह रहा है कि कोई भी नो एरर, कोई भी एरर नहीं होगा, कोई भी एरर को आवश्यक नहीं माना जाएगा अगर उसका इफेक्ट इस प्रकार से ना पड़ता हो। तो एक बार हम इसके जो है इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। ये देखिए जो सेक्शन 215 जो बात कर रहा है वो इफेक्ट ऑफ एरर की बात कर रहा है। इफेक्ट ऑफ एरर, नॉर्मली नो इफेक्ट, नॉर्मली या जनरली इसका क्या नहीं है, नो इफेक्ट, बट इफ इट मिसलेड द एक्यूज्ड, मिसलेड करता है एक्यूज्ड को, अगर वो एक्यूज्ड को मिसलेड कर रहा है उस मामले में, और उसके साथ साथ जो एक्यूज है वो क्या हो रहा है, ओकेजन्ड फेलियर ऑफ जस्टिस है, ओकेजन्ड फेलियर ऑफ जस्टिस। अगर मान लो वो एरर और ओमिशन किया गया है, उससे फेलियर ऑफ जस्टिस है, ढंग से न्याय नहीं मिल पा रहा है एक्यूज को, उस सेंस में आप ये मान के चलोगे कि एरर का इफेक्ट रहेगा। जब एरर का इफेक्ट होता है तो सेक्शन 465, 464 और 465 जो सीआरपीसी है वो प्रोविजन फॉलो किए जाते हैं, उनको देखा जाता है कि क्या उसका इफेक्ट रहेगा। तो पहले हम साथ के साथ पहले एग्जाम्पल पढ़ते हैं, उसके बाद हम 464 और 65 के क्या इफेक्ट है वो भी उसमें डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल क्या कह रहा है यहाँ पर, एग्जाम्पल आपको ये कह रहा है ए इज चार्ज अंडर सेक्शन 242, ए को 242 के तहत चार्ज किया गया, और वो चार्ज क्या था, 242 का चार्ज था हैविंग बीन इन पोजेशन ऑफ काउंटरफिट कॉइन, किसी व्यक्ति के पास पोजेशन था काउंटरफिट जो कॉइन्स थे, कूट रचित जो सिक्के थे उनका। हैविंग नॉन एट द टाइम व्हेन ही बिकम पोजेस, नॉलेज थी जिस टाइम उसने उसको पोजेस किया, एंड सच कॉइन वाज काउंटरफिट, कि वो कॉइन काउंटरफिट है। द वर्ड फ्रॉडेंटली बीइंग ओमिटेड इन चार्ज, फ्रॉडेंटली वर्ड जो था वो उसमें ऐड नहीं किया गया कि उसने धोखाधड़ी की थी, फ्रॉड किया था, उस संदर्भ में चार्ज में ये एक्सप्लेन नहीं किया। अनलेस इट अपीयर्स दैट, जब तक ये ना लगे कि एक मिसलेड हो चुका है, उसको पता ही नहीं चल पाया कि कौन से
ऑफेंस के लिए उसका चार्ज किया गया है, द एरर शैल नॉट बी रिगार्डेड एज मटेरियल, जो एरर है, जो उसमें गलती है, उसको मटेरियल, उसको आवश्यक नहीं बोला जाएगा। तो अगर 242 के अंदर अगर उसे पता ही चल गया कि उसके ऊपर किस प्रकार का ऑफेंस चलाया जा रहा है, हैविंग पोजेशन ऑफ द काउंटरफिट कॉइन एंड हैविंग नॉलेज ऑफ इट व्हेन शी बिकम पोजेसर ऑफ सच थिंग, तो अगर उसे पता था, नॉलेज थी, और इस बारे में भी उसे पता है कि जो चार्ज उस पर लग रहा है वो बिल्कुल ओके चार्ज है, उसको समझ भी आ गया है, और वो कोर्ट में एविडेंस भी ऐसे लेके आया है कि जिससे उसके जो बचाव में अपने जो सबूत वो पेश कर सके। तो इस प्रकार के सबूत यानी कि एविडेंस वो लेकर आया है, तो उस मामले में हम ये नहीं कह सकते कि वो मिसलेड हुआ है। सेकेंड एग्जाम्पल कह रहा है, ए इज चार्ज विद चीटिंग बी, ए के ऊपर चार्ज लगाया गया कि उसने बी को चीट किया, एंड द मैनर इन विच ही चीटेड बी इज नॉट सेट आउट, जो मैनर, जो तरीका था चीट करने का, वो उसमें नहीं बताया गया चार्ज में, या उसे गलत तरीके से बताया गया। तो डिफेंड्स हिमसेल्फ, ए यहाँ पर अपने आप का बचाव कर रहा है, विटनेसेस बुला रहा है, अपनी तरफ से जो भी ट्रांजेक्शन है वो सारी शो कर रहा है। तो कोर्ट को ये लगता है इस चीज से कि जो ओमिशन है, सेट आउट द मैनर, जिसमें हमें ये बताना था कि मैनर क्या है। देखिए, जब आप 200 बात करते हो 12 की, उसमें पार्टिकुलर्स बताने पड़ते हैं, हमें मैनर्स बताने पड़ते हैं। अगर वो मैनर्स नहीं बताए गए हैं चीटिंग के मैटर में, और फिर भी एक्यूज जो है ढंग से एविडेंसेस पेश कर रहा है, तो ये नहीं माना जाएगा कि वो मिसलेड हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, ए इज चार्ज विद चीटिंग बी एंड द मैनर इन विच ही चीटेड बी इज नॉट सेट आउट, वही सेम एग्जाम्पल हो गया। देयर वर मैनी ट्रांजेक्शन, ए और बी के बीच में कई ट्रांजेक्शन हुई, ए हैड नो मीन ऑफ नोइंग ऑफ विच ऑफ देम द चार्ज रेफर्ड। अब ए और बी के बीच में कई ट्रांजेक्शन हुई है, कई बार लेन देन हुआ है, चीटिंग किस मामले में की गई थी वो नहीं एक्सप्लेन किया, एंड ऑफर्ड नो डिफेंस, और वो अपना कोई बचाव भी नहीं पेश कर पाया। तो कोर्ट को ये लगा कि यहाँ पर जो सेट आउट जो था वो मैनर बताना था इस केस में। देखिए, इसको समझते हैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके। देखिए, सपोज कीजिए ए और बी दो फ्रेंड्स हैं, उन दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन हुई, या ए और बी दो व्यक्ति हैं, ए और बी के बीच में ट्रांजेक्शन हुई 1 जनवरी 2019 को, उनके बीच में ट्रांजेक्शन हुई 2 फरवरी 2020 को, और ट्रांजेक्शन हुई 11 अक्टूबर 2020 को। अब 3 ट्रांजेक्शन हुई है। जब चार्ज फ्रेम किया गया तो उस टाइम में ये एक्सप्लेन नहीं किया गया कि इस ट्रांजेक्शन के लिए चार्ज फ्रेम हुआ है, या इस ट्रांजेक्शन के लिए हुआ है, या इन ट्रांजेक्शन के लिए हुआ है। जब प्रॉपरली मेंशन नहीं किया गया तो अक्यूज जो है वो प्रॉपर अपना एविडेंस नहीं ला पाया, अपना डिफेंस नहीं कर पाया, तो उस मामले में वो चार्ज क्या माना जाएगा, मटेरियल माना जाएगा। लेकिन ट्रांजेक्शन ही एक हुई है, सिर्फ उसका मैनर डिसाइड नहीं किया गया, लेकिन एक्यूज क्या है, विटनेसेस लेके आ रहा है, प्रेजेंट विद विटनेसेस, प्रेजेंट विद विटनेसेस। अगर वो विटनेसेस लेके आ रहा है, इसका मतलब मिसलेड नहीं है। जब मिसलेड नहीं है तो मटेरियल नहीं है एरर, और ना ही फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है, उस मामले में वो चार्ज प्रॉपर है। अब नेक्स्ट जो 2 एग्जाम्पल हैं बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये मेंस में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो उसको समझते हैं क्या है। ए चार्ज विद मर्डर ऑफ खुदा बख्श, खुदा बख्श के मर्डर का चार्ज लगा 21 जनवरी 1882 को। इनफैक्ट द मर्डर पर्सन's नेम वॉज हैदर बख्श, जिस व्यक्ति का मर्डर हुआ उसका नाम था हैदर बख्श, एंड डेट ऑफ द मर्डर थी वो 20 जनवरी थी। ये वो नेवर चार्ज विद एनी मर्डर बट वन, उसके एक के ऊपर कभी भी किसी मर्डर का चार्ज नहीं लगा, सिर्फ एक का लगा। एंड हैड हार्ड द इंक्वायरी बिफोर द मजिस्ट्रेट विच रेफर्ड एक्सक्लूसिवली टू द केस ऑफ हैदर बख्श, उसमें साफ तौर पर ये मेंशन था कि हैदर बख्श का मैटर है। द कोर्ट में इन्फर फ्रॉम दिस फैक्ट ए वाज नॉट मिसलेड, ए मिसलेड नहीं है, और एरर जो है वो इमटेरियल है उस चार्ज में। क्या कहना चाह रहे हैं कि ए को चार्ज किया गया खुदा बख्श के मर्डर के लिए, कब हुआ था, जो 21 जनवरी की, चार्ज इस दिन किया गया। लेकिन जो मर्डर पर्सन था जिसका नाम हैदर बख्श था और जो डेट ऑफ मर्डर थी वो 20 जनवरी थी, ए को इस मर्डर के अलावा कभी चार्ज ही नहीं किया गया, सिर्फ वन के लिए चार्ज किया गया। तो इंक्वायरी हुई, सब कुछ हुआ, तो उसके बाद पता चला कि जो ला रहा था, वो एविडेंस ला रहा था, वो हैदर बख्श के ला रहा था, और मर्डर किसका हुआ था, हैदर बख्श का हुआ था। तो कोर्ट को ये लगा कि यहाँ जो चार्ज लगाए गए उसका इफेक्ट नहीं पड़ रहा है ए पर, तो वो चार्ज जो है वो
इमटेरियल हो जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल समझो, थोड़ा सा और कंफ्यूजिंग है। ए वो चार्ज विद मर्डर हैदर बख्श ऑन 20 जनवरी, खुदा बख्श और 21 जनवरी। अब ए के ऊपर वाले एग्जांपल में तो सिर्फ एक ही के मर्डर के लिए जो चार्ज लगा था, एक ही मर्डर का। लेकिन अब इस एग्जांपल में क्या है कि 20 जनवरी को भी मर्डर हुआ और 21 जनवरी को भी मर्डर हुआ। ठीक है, 2 मर्डर हुए हैं। अब 2 मर्डर अगर हुए हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन है, वन चार्ज ऑफ द मर्डर ऑफ हैदर बख्श, ही वाज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ खुदा बख्श। चार्ज तो लगाया गया हैदर बख्श का, और उसका जो मर्डर हुआ है, ट्रायल जो हुआ है वो खुदा बख्श का हुआ है। विटनेस उसने जो प्रेजेंट किए वो हैदर बख्श के किए। तो कोर्ट को ये लगा ये मिसलीड हो गया है और जो एरर है वो मटेरियल है। ठीक है, हैदर बख्श खुदा बख्श का भी मर्डर हुआ और हैदर बख्श का भी हुआ, दोनों का मर्डर हुआ, दोनों के लिए केस चला। अब जब उसके ऊपर चार्ज लगा, वो चार्ज तो ये लगा था खुदा बख्श का और ट्रायल चला हैदर बख्श का। अब हैदर बख्श का ट्रायल चला था तो उसने सारे एविडेंसेस कौन से दिए? खुदा बख्श का ट्रायल चला और हैदर बख्श के एविडेंस दे दिए। खुदा बख्श का ट्रायल चला, ये तो ट्रायल है, और एविडेंस कौन से आए? एविडेंस आए हैदर बख्श के। तो यहाँ पर क्या हुआ? एक्यूज मिसलेड हो चुका है, उसको पता ही नहीं है कि उसको इस मैटर के देने थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये माना जाएगा कि जो एरर है वो मटेरियल एरर जो है वो एक एसेंशियल पार्ट जो है यहाँ बन चुका है। अब हम थोड़ा सा पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं कि अगर डिफेक्टिव चार्ज हो जाता है तो उसके लिए क्या कुछ होगा। ठीक है, तो उस पढ़ लेते हैं हम। 464 ये कह रहा है इफेक्ट ऑफ ओमिशन टू फ्रेम और एब्सेंस ऑफ और एरर इन चार्ज। अगर मान लीजिए आपने ओमिट कर दिया, लगाया नहीं चार्ज, फ्रेम ही नहीं किया, या चार्ज की कमी रह गई, या उसमें कोई गलती आ गई है, तो क्या होगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा उसका? देखिए, नो फाइंडिंग सेंटेंस और ऑर्डर। कोई भी फाइंडिंग है, जो उस पर फाइंडिंग्स आया, जो कंक्लूजन आया है, कोई भी सेंटेंस अगर मिल जाती है किसी एक्यूज को, या कोई ऑर्डर पास हो जाता है कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन में, शैल बी डीम्ड इनवैलिड। ये वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 9 से। उसे इनवैलिड नहीं माना जाएगा सिर्फ इस ग्राउंड पर कि नो चार्ज वॉज फ्रेम्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ एनी एरर, ओमिशन और इरेगुलरिटी इन द चेन इंक्लूडिंग एनी मिसजॉइंट ऑफ चार्ज, चाहे उसमें मिसजॉइंटर ही क्यों ना कर दिया हो, अनलेस इन द ओपिनियन ऑफ कोर्ट ऑफ अपील, जब तक कि कोर्ट ऑफ अपील कंफर्मेशन और रिवीजन फेलियर ऑफ जस्टिस हैज इन फैक्ट हैज बीन ओकेजन्ड देयर बाय। साफ तौर पे कह रहा है कि कोई भी चार्ज जो है, कोई भी फाइंडिंग जो है, नो फाइंडिंग कह रहा है, नो फाइंडिंग, फाइंडिंग की बात कर रहा है, सेंटेंस की बात कर रहा है और ऑर्डर की बात कर रहा है। कोई भी फाइंडिंग है, कोई भी सेंटेंस है, कोई भी ऑर्डर है, shall not be invalid merely because the charge was not framed। चार्ज फ्रेम नहीं हुआ, ओमिशन हो गया या एरर हो गया। अनलेस द कोर्ट, यहां कोर्ट की बात आ रही है ना, द कोर्ट ऑफ अपील कंफर्मेशन रिवीजन, या तो कोई मैटर अपील में गया है, या मान लो किसी को फांसी की सजा होगी, या सेशन कोर्ट ने दे दिया तो हाई कोर्ट में कंफर्मेशन के लिए जाएगा, या रिवीजन में गया है। अनलेस द कोर्ट ऑफ अपील इसको ये ना माने, ना समझे, क्या ना समझे? फेलियर ऑफ जस्टिस। अगर वो फेलियर ऑफ जस्टिस उसमें हो जाता है तो ये माना जाएगा कि वो उस पर कुछ एरर की वैल्यू, अदरवाइज कोई वैल्यू नहीं रहने वाली। If the court of appeal confirmation or revision is of opinion that a failure of justice has been in fact occasioned, in fact है जो है failure of justice हो चुका है, कौन कौन से मैटर में?
इन द केस ऑफ एन ओमिशन ऑफ फ्रेम चार्ज, जब चार्ज फ्रेम ना किया गया हो, ऑर्डर दैट, तो वो क्या कर सकता है, जब चार्ज फ्रेम ना होगा तो वो ऑर्डर करेगा कि आप क्या करोगे, चार्ज को फ्रेम करो और ट्रायल जो है आफ्टर फ्रेमिंग चार्ज दोबारा से शुरू करो। पहला तो ये पॉइंट हो जाएगा जब ओमिशन हो जाएगा। जब एरर हो गया, ओमिशन इरेगुलरिटी हो गई है, तो कह सकता है डायरेक्ट एंड न्यू ट्रायल, ठीक है, नया ट्रायल डायरेक्ट कर सकता है। Provided that if the court is of opinion that the fact of the case are such that no valid charge would be preferred against the accused in respect of the fact proved, it shall quash the conviction. अगर लगता है कि वैलिड चार्ज नहीं हुए हैं तो क्या कर सकता है, क्वाश कर सकता है किसको, जो भी उसको कन्विक्शन दिया गया था। तो इसको हम पॉइंट वाइज समझते हैं, अलग अलग टुकड़ों में समझेंगे तो और भी इजी हो जाएगा। देखिए इसके अंदर आपको क्या बता रहे हैं, इसमें आपको बता रहे हैं दो क्लॉज। हम बात करें 464 की। 464 में दो क्लोजेज हैं। पहला नो इफेक्ट, पहला कह रहा है नो इफेक्ट अनलेस फेलियर ऑफ जस्टिस, जब तक कि फेलियर ऑफ जस्टिस ना हो। इसके अंदर क्या है, अगर फेलियर ऑफ जस्टिस हो गया है तो क्या होगा, फेलियर ऑफ जस्टिस तो हो चुका है, अब आप क्या करोगे, अब हम क्या करेंगे, ये आगे दो पार्ट में फिर डिवाइड हो जाता है। पहला है ओमिशन अगर कर दिया है तो क्या कर सकता है, कोर्ट ऑर्डर कर सकती है, चार्ज फ्रेम्ड, ट्रायल कंटिन्यू, ट्रायल कंटिन्यूड आफ्टर चार्ज फ्रेम, कह सकता है कि ट्रायल कंटिन्यू करो और चार्ज को फ्रेम करो, कि जब आपके चार्ज फ्रेम हो जाएं उसके बाद आप क्या करोगे, उसको कंटिन्यू करोगे। तो यहां पर हम मेंशन करते हैं कंटिन्यू ट्रायल, कंटिन्यू ट्रायल अपन फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, अपन फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, आप चार्ज फ्रेम कर देते हो उसके बाद आप ट्रायल कंटिन्यू कर सकते हो। ये तो था ओमिशन के मैटर में। अब हम बात करते हैं एरर रह गया था। अगर एरर रह गया था तो उसमें क्या होगा, जब एरर रह जाएगा, कोई ओमिशन हो जाएगा, कोई इरेगुलरिटी है, तो क्या कह सकता है, वो ऑर्डर कर सकता है न्यू ट्रायल। न्यू ट्रायल टू बी हेard अपन अ चार्ज फ्रेम, चार्ज फ्रेम होने के बाद नया ट्रायल स्टार्ट होगा। इसमें कहेगा कंटिन्यू किया जा सकता है और पॉइंट इमीडिएटली आफ्टर फ्रेम, जहां भी जिस पॉइंट पर जो है पॉइंट छोड़ा गया था वहीं से उसको कंटिन्यू कर दो। इन दोनों के साथ साथ एक टर्म और भी आती है इसके अंदर, दैट इज प्रोवाइजो। ये किसका है प्रोवाइजो, ये कह रहा है कि अगर इनवैलिड चार्ज है, अगर ये लगे कि नो वैलिड चार्ज प्रेफर्ड, नो वैलिड चार्ज प्रेफर्ड, अगर कोई वैलिड चार्ज जो है प्रेफर नहीं है तो उस मामले में क्या होगा, इट शैल क्वैश द कन्विक्शन। ये है आपका प्रोवाइजो, इट शैल क्वैश द कन्विक्शन, कन्विक्शन को ही पूरा क्वैश कर सकते हैं। ये है कुछ फैक्ट जो हमने पढ़े। अब हम बात करते हैं 465 की। 465 कहता है फाइंडिंग और सेंटेंस व्हेन रिवर्सिबल। अब रिवर्स कर देंगे, अगर कोई एरर रह गया है, कोई ओमिशन है, कोई इरेगुलरिटी है तो उस मैटर को रिवर्स कर दिया जाएगा। Subject to the provisions herein before contain no finding, sentence or order passed by a court of competent jurisdiction shall be reversed, alter, omission, irregularity सब कुछ जो है आप नहीं करोगे। In the complaint, summon, warrant, proclamation, order, judgment or other proceeding before or during trial or any inquiry under this code or any error, irregularity in the sanction for the prosecution unless the opinion of the court failure of justice। घूम फिर के वही टर्म आ गई कि अगर फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं हुआ है तो उस मामले में कोई भी ऑर्डर ना तो रिवर्स होगा, ना ही एरर की वजह से, ओमिशन और इरेगुलरिटी की वजह से कोई सम्मन, वारंट वगैरह को उसको आप रिवर्स कर सकते हो। कह रहे नो फाइंडिंग, कोई भी फाइंडिंग, कोई भी कंक्लूजन है, कोई भी सेंटेंस है, कोई भी ऑर्डर है जो कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन ने पास किया है, उसको रिवर्स नहीं किया जाएगा, ना ही ऑर्डर किया जाएगा। किसके द्वारा, बाय कोर्ट ऑफ अपील के द्वारा,
confirmation of revision on account of an error, omission or irregularity in the complaint, अगर कंप्लेंट हुई है, कोई सम्मन हुआ है, कोई वारंट हुआ है, कोई प्रोक्लेमेशन है, कोई ऑर्डर है, कोई जजमेंट है और कोई अदर प्रोसीडिंग है ड्यूरिंग ट्रायल और एनी इंक्वायरी और अदर प्रोसीडिंग, कह रहे कोई भी उस मैटर को, या कोई ऐसा एरर है, इरेगुलरिटी है इन द सैंक्शन फॉर द प्रोसिक्यूशन, सैंक्शन से रिलेटेड कोई मैटर है, तो उसमें भी जब तक फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं होगा उसके ऊपर आप कभी भी उसे रिवर्स नहीं करोगे. In determining whether any error, omission or irregularity in any proceeding under this code or any error or irregularity in any sanction for the prosecution has occasioned a failure of justice, the court shall have regard to the fact whether the objection could and should have been raised at an earlier stage. फिर भी कोर्ट अगर लगता है कि फेलियर ऑफ जस्टिस है, फिर भी कोर्ट देखेगी क्या वो अर्लीस्ट स्टेज पर, जैसे ही उसे पता चला क्या उसी स्टेज पर उस ऑब्जेक्शन को लिया गया था. अगर उसी स्टेज पर उस ऑब्जेक्शन को नहीं लिया गया है तो आप मान के ये चलिए कि आप उसके अंदर कुछ भी एक्शन नहीं ले पाओगे. तो नॉर्मली जो है इसके ऊपर आप किसी भी प्रकार का आप अगर कहते हो कि क्या उसको रिवर्स किया जा सकता है, तो नॉर्मली उसे रिवर्स नहीं किया जाएगा. ये बात यहाँ पर कंफर्म हो जाती है. तो ये है 464 और 465 की बात. अब हम थोड़े से पॉइंट्स और डिस्कस कर लेते हैं. अगर इनको पॉइंट वाइज हम लिखें तो क्या क्या चीजें आएंगी. देखिए इसके रिगार्डिंग एक लैंडमार्क जजमेंट आया, उसमें कुछ फैक्ट्स लिखे गए इससे रिलेटेड. जजमेंट का नाम है वीनू भाई रणछोड़ भाई पटेल. वीनू भाई रणछोड़ भाई पटेल वर्सेस राजीव भाई दूधा भाई पटेल. दो 2018 का ये लैंडमार्क जजमेंट है. इसमें ये बात की गई कि जो सेक्शन 215 एंड 464 वो कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं. डिस्क्राइब सम पॉइंट्स on the basis of which it affect the error of charge. कौन कौन से पॉइंट इसमें डिस्कस किए गए थे. पहला पॉइंट था इसमें ओमिशन इज वाइटल. अगर वो ओमिशन किया गया वो बहुत इंपॉर्टेंट था, वो नहीं किया जाना चाहिए था. ओमिशन इज वाइटल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो. ठीक है. सेकंड कह रहा है कि टोटली जो है डिफरेंट था, यानी कि मिसलेड कर दिया था. मिसलेड द एक्यूज को मिसलेड कर दिया. ठीक है. उसके बाद है फेलियर ऑफ जस्टिस. फिर है प्रेजुडाइज द डिफेक्टिव चार्ज. जो डिफेक्टिव चार्ज है उसने उसको प्रेजुडाइज कर दिया. किसको? एक्यूज को. तो अगर एक्यूज को प्रेजुडाइज कर दिया तो उसका क्या टेस्ट माना जाएगा? उसका टेस्ट ये माना जाएगा कि अगर उसकी क्रिमिनल लाइबिलिटी पर कोई इफेक्ट पड़ रहा है तो कोई इशू नहीं है. मान लीजिए यहाँ पर उसके ऊपर 390 का चार्ज लगा, रॉबरी का चार्ज उस पर लगता है, और उसको जो पनिशमेंट अगर मिलती है तो वो मिलती है थेफ्ट की उसे पनिशमेंट मिलती है. तो यहाँ पर कोई इशू नहीं है. लेकिन अगर थेफ्ट की आप चार्ज लगाते हो, रॉबरी की पनिशमेंट हो जाती है उसको, तो वो उसको सेटिसाइड किया जा सकता है. ये है जो पॉइंट इम्पोर्टेंट. अगर आपको पता लगता है कि एक्यूज के पास नॉलेज थी और डिफेंस के टाइम पर उसे इस नॉलेज का पता चल गया कि चार्ज गलत लगे और उस टाइम पर भी
अगर वो प्रॉपरली किसी भी प्रकार से कोई भी ऑब्जेक्शन रेज नहीं करता, तो उस मामले में ये माना जाएगा कि वो कहीं भी मिसलेड नहीं हुआ है और जो भी ट्रायल किया गया उसके अंदर वो प्रॉपरली एविडेंस लेके आ रहा है, तो वो प्रॉपरली अपने आप को डिफेंड कर रहा है, तो इसका मतलब ट्रायल जो है वो फेयर ट्रायल है। तो उस मामले में भी किसी प्रकार की चार्ज का वहां पर फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अगर मान लीजिए प्रॉपर चार्ज आप फ्रेम नहीं करते हो तो क्या उसका ज्यादा डिस्प्यूट होने वाला है? देखिए कोई बड़ा डिस्प्यूट नहीं होने वाला, क्योंकि जब प्रॉपर चार्ज फ्रेम नहीं हुआ है और इन 4 कंडीशन को की भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, तो इस मामले में चार्ज जो है मटेरियल नहीं होगा, इमटेरियल होगा, और उसके बेस पर ना तो पनिशमेंट को जो कन्विक्शन है उसको रिवर्स किया जा सकता है और ना ही उसको आप ये कह सकते कि पनिशमेंट को कैंसिल किया जाएगा या उसका कोई इफेक्ट पड़ने वाला है। तो ये है हमारा आज का टॉपिक 215। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार का डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, और अगर कोई मेरे चैनल पे न्यू और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहा है और उससे लगता है कि ये वीडियो उसके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो कोई भी स्टूडेंट आरजेएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो एक एक्ट है छोटा सा, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट, जो इस बार ऐड हुआ है सिलेबस में, उसको मैं कवर कर रही हूँ। तो उसको एक क्लास में या 2 क्लास में कवर करके नेक्स्ट डे आपको मिल जाएगा। कोरोना के इस टाइम पीरियड में आप अपना, अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।